नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 8 जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है वह पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। पहले हमने देखो पूरा महासागरों के बारे में, द्वीपों के बारे में, इन सब के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने स्पेशल इंडिया के बारे में जाना। ठीक है, अब कि इंडिया में क्या क्या, मतलब कि भारत के बारे में जाना। अब हम भारत की जलवायु के बारे में जानेंगे, वहाँ पे कैसी वनस्पति होती है, कैसे वन्य प्राणी होते हैं। इसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि जैसे भाई देखो, जलवायु पहाड़ों की है और जमीन की, जो मतलब समतल जमीन है, अलग अलग जगह पे, दक्षिण में, पश्चिम में, तो अलग अलग जलवायु होती है। वनस्पति भी अलग अलग पाई जाती है कि पहाड़ों की अलग है, रेगिस्तान की अलग है। ठीक है, और जो समतल स्थल होते हैं उनकी अलग होती है, पानी में जो होते हैं वो अलग होती है। इसी प्रकार से वन्य प्राणी होते हैं, बर्फ में जो रहने वाले अलग हैं, रेगिस्तान में रहने वाले अलग हैं। तो इसी तरीके से भारत के भी जलवायु वनस्पति में भी काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। आइए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी। ऐसे कोई कहते हैं ना, यार टीवी में बताया है कि कल तो बारिश होएगी या कल धूप निकलेगी। आजकल तो फोनों पर भी मौसम की जानकारी देते हैं। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। बिल्कुल, देखा जाए तो कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है, कभी बहुत कड़ी धूप होती है, कभी हवाएं चल रही होती है, तो ये रोज ही परिवर्तित होती हैं। ठीक है, इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि गर्म मौसम, गर्मियों में क्या होता है, बहुत दिनों तक गर्मी पड़ती है तो हम कोई गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्म कपड़े पहनेंगे तो हम तो बिल्कुल गर्मी में ही मर जाएंगे, है ना। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। गर्मियों में हम आइसक्रीम, शरबत, ये सब चीज़ें पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। अब इस समय जैसे ठंड का ही मौसम चल रहा है, तो अगर हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, मतलब कि ऊनी कपड़े नहीं पहनते, तो हमें ठंड लगती है। और जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तो हमें को ठंड से बचाव होता है हमारा। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, सूप, चाय वगैरह पीना, तो हर चीज़ हमें गरम गरम मिले। गर्मियों में इसके अपोजिट हो जाता है। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। ठीक है, दिसंबर से फरवरी तक कैसा मौसम होता है? ठंडा मौसम होता है, जिसे हम सर्दी कैसे कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है, उसे हम गर्मी कहते हैं। होने को तो सितंबर तक गर्मी चलती है, पर हम उसको मानसून कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, यानी वर्षा का। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है, उसे हम शरद ऋतु कहते हैं। पहले हम पढ़ेंगे शीत ऋतु। शीत ऋतु मतलब सर्दी। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। इधर सर्दियाँ क्यों होती है? क्योंकि जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो गर्मी लगती है, परंतु शीत मौसम में जो सूरज की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं उत्तर भारत पे, इसलिए सर्दी होती है। और ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी में, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। आपने सुना होगा, आपके घर में मम्मी पापा कहते हैं बेटा लू चल रही है, बाहर मत निकलो। ठीक है ना, जैसे गर्मियों में जो हवाएं चलती हैं उनको लू कहते हैं। ये भी है इसके बारे में। जैसे वर्षा है, वर्षा को हिंदी में वर्षा ही कहते हैं, मराठी में पाउस कहते हैं, उर्दू में बारिश, बंगाली वर्षा हो रही है ऐसे बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से बहुत सी चीज़ों को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं। अब दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इसमें मानसून आता है, कहते हैं ना बारिश का सीजन आ गया है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ठीक है ना, इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है तो इधर से कैसे बहती है? ऊपर, ऊपर ही तो है स्थल वगैरह, तो ऊपर की तरफ बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। अब फिर पहाड़ों से टकरा गई और फिर वर्षा हो गई। अब है मानसून के लौटने का समय। तो
तो इसको हम कहते हैं शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर, अभी तो नीचे से जा रही थी समुद्र से स्थल की तरफ, अब स्थल से वापस वो समुद्र की तरफ आती है तो बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है, यानी कि अब मानसून जा रहा है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। जब मौसम लौटता है ना तो कहते हैं उसको लौटता हुआ मौसम, ठीक है ना, मानसून के लौटने का मौसम। तो उस टाइम पे तमिलनाडु में तथा आंध्र प्रदेश तक वहाँ पर बारिश होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मतलब बारिश होती है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। जो मानसूनी पवन चलती है उनके कारण बारिश होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। देखिए अगर बारिश ठीक ठाक हो रही है तो हमारी फसलें भी अच्छी होती है, क्योंकि आज के टाइम पर भी काफ़ी जो फसलें हैं वो बारिश पे ही डिपेंड है। जो किसान है वहाँ तक नहरें वगैरह नहीं पहुँची हैं। अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो भी फसल खराब हो जाएगी, और अगर बारिश कम हुई तो भी फसल खराब हो जाएगी क्योंकि सूखा पड़ जाएगा, और ज़्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ आ जाएगी। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। मतलब वे कहाँ पर स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है और वह समुद्र से कितनी दूर है, इस पर निर्भर करता है वहाँ का जलवायु। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि देखो कोई तो पहाड़ों पर है ना, कोई मरुस्थल में है, कोई समुद्र के पास है, कोई बीच में है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है, यानी बर्फ गिरती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं, मतलब समुद्र के पास है तो उनमें नमी होती है, तो इसलिए ना तो ये ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मोसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। देखो मेघालय के मोसिनराम में तो इतनी बारिश होती है बहुत ज़्यादा, और राजस्थान के जैसलमेर में तो कभी कभी पूरे साल बारिश ही नहीं होती, ऐसे ही निकल जाता है। तो वहाँ पर तभी तो रेगिस्तान है, सूखा पड़ा रहता है, वहाँ पे वनस्पति वगैरह भी आपको इतनी नहीं मिलेगी। अब है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक जो हमें प्राकृतिक से मिलती हैं, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। आप अपने जब घर के आसपास पार्कों में जाते हैं खेलने तो देखते हैं ना अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे देखे होंगे, जैसे गुलाब का फूल, ये सब तो इनको हम झाड़ी कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम का पेड़, पीपल का, ये वृक्ष होते हैं, पेड़ कहलाते हैं। जैसे नीम, आम, तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। अब नारियल का पेड़ आप देखो तो इनमें पत्तियां बहुत कम होती है, बहुत लंबा सा तना जाता है और ऊपर ही थोड़ी सी पत्तियां होती हैं बस। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के ही उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। मतलब उनकी देखभाल कोई मनुष्य नहीं करता, उन्हें मनुष्य नहीं उगाता है कि फिर उसे टाइम टू टाइम पानी दे रहा है, उसे सही जगह पे रख रहा है। ये प्राकृतिक है, नेचुरली, मतलब अपने आप ही उग जाते हैं और नीचे से जमीन से पानी वगैरह ले लेते हैं। क्या आप कभी यह नहीं सोचती कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। अब देखो कहीं तो समुद्र के पास और कहीं इतनी बारिश हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो जैसा वहाँ का जलवायु होगी वैसी वहाँ की वनस्पति होगी। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? भाई वनों में क्या है, पेड़ पौधे हैं, तो हमें इनकी आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, ये विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे भाई पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, यानी पकड़े रखती है, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता, यानी मिट्टी वहाँ की बहती नहीं है।
वनों से हमें ईंधन मिलती है, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। और फल फूल ये सब चीज़ें भी तो हमें वनस्पतियों से ही मिलती हैं। वन वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। जैसे हम घरों में रहते हैं तो जो वन्य जीव होते हैं वो वनों में रहते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। कुछ तो ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, रहने के लिए जगह कम पड़ रही है। अब जगह के लिए क्या करते हैं? अंधाधुंध कटाई करते चले जाते हैं, क्योंकि जगह चाहिए रहने के लिए, बंदे जंगलों में तो नहीं रहेंगे। फिर उसके कारण जो खेती की जगह है उस पर भी मकान बन जाते हैं, तो खेती के लिए भी जगह कम पड़ जाती है। तो बहुत इफेक्ट पड़ता है जनसंख्या का। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। अब ठीक है, अगर हम पेड़ पौधे काटते ही चले तो फिर हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? इंसान तो ऑक्सीजन नहीं बनाता है ना, पेड़ पौधे ही जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब ऑक्सीजन बनाते हैं। पेड़ पौधों से ही हमें फल फ्रूट मिलते हैं, उनसे कई चीज़ों से दवाइयाँ बनती हैं, सब्जियां हैं हम खाते हैं, और हमारे को ईंधन भी मिलता है जलाने के लिए। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहे तो कितना अस्त व्यस्त हो जाएगा ना जीवन। अब हम वन्य प्राणियों के बारे में जानते हैं। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। कई प्रकार की जातियां हैं, सांपों की है, उभयचर है, ये सब ठीक है ना। इस तरीके के कैसे वो वन में रहते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब आपसे पूछ ले कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर है, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतला इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। अब कुछ का तो फिक्स है कि ये यहाँ मिलते हैं, कि असम में यही मिलता है, रेगिस्तान में ये मिलते हैं ना, इनको आप याद करिएगा। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। तो मोर हमारा जो है राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख ये भी हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं, मतलब कि जो पक्षियों के संरक्षण के लिए जू वगैरह खोल लेते, पार्क बनाए जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? आप बताइए जो आपके आसपास आपने पक्षी देखे हों। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां हैं, मतलब इतनी प्रजातियां सैकड़ों हैं, आप सबके तो नाम भी नहीं बता पाएंगे। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। अब देखो, लोग वन काटते जा रहे हैं, अब उनका घर ही नहीं रहा, तो कुछ लोग तो वैसे ही मर गए, और कुछ लोग अपने शौक के कारण जैसे चीते की खाल अपने घरों में सजाते हैं सजावट के लिए, इनके लिए भी पशुओं को मारते हैं। क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमें कोई सोचो, अगर आपको एक थप्पड़ भी मारता है तो कितना दर्द होता है, तो वो भी तो, उनके अंदर भी तो जान है ना, उनको इंसान मार देते हैं ऐसे, तो कितना दुख होता है। सोचो उनको भी कितना दर्द होता होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए सरकार के द्वारा। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया। देखो, सरकार तो अपनी तरफ से कदम उठा रही है, पर उनका साथ तो हम देंगे ना। जब हर कोई मारने पे तुल जाएगा, बचाने वाला नहीं बचेगा, तो कैसे किसी को बचाएंगे? तो आप बचाइए
और दूसरों को भी इस चीज़ की सलाह दीजिए। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्रों पर उनकी स्थिति बता सकते हैं कि ये यहाँ पर पशु विहार है, यहाँ पर है, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। अब जैसे मोर के पंख बिकते हैं, मोर की खूबसूरती ही पंखों से है। अगर लोग बाग पंख खरीदने ही बंद कर देंगे तो लोग बाग उनके पंख निकालना बंद कर देंगे। हाथी के दांत होते ना, वो बाहर जो लंबे होते हैं जिनसे इनकी सुंदरता, वो तक तोड़ देते हैं। क्यों? उनसे कड़े बनाते हैं, बहुत सी ज्वेलरी बनाते हैं, लोग उन्हें खरीदते हैं। अगर सब वो खरीदना बंद कर देंगे तो लोग उनको भी नहीं तोड़ेंगे दांतों को। ना किसी की सींग से कुछ बनाया जाता है, किसी की हड्डियों से कुछ बनाया जाता है। तो ये किस लिए? क्योंकि इंसानों की डिमांड है, वो मांगते हैं ऐसी चीज़ें, तभी तो ऐसा होता है। अगर कोई डिमांड ही नहीं करेगा तो उनकी हत्या ही नहीं होगी। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में बनाते हैं। तो किस महीने के पहले सप्ताह को हम वन्य जीव सप्ताह के रूप में बनाते हैं? अक्टूबर के पहले सप्ताह को, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो आपने इसके में आप पढ़ा कि किस तरीके से हमें संरक्षित करना चाहिए वन को भी और वन्य जीवों को भी। तो आप इसको पढ़ के बहुत इमोशनली और अपने आप को टच कर पाए होंगे इससे। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा, अपने जीवन से इसको जोड़ा होगा। इसके प्रश्न उत्तर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।